तो किसी मित्र ने कहा कि क्रिएटिविटी पे आपने बोला तो है, पर थोड़ा-सा और बातचीत करनी चाहिए। तो वैसे तो ये टॉपिक बहुत विराट है, कई एंगल्स से इसको हम देख सकते हैं। तो देखते हैं थोड़ा-बहुत मैं और बोलता हूँ इस पे। तो मैं शुरुआत करता हूँ डेविड बोम से। डेविड बोम को साइंटिस्ट्स का गुरु माना जाता है कि हमारे समय में सबसे बड़े साइंटिस्ट शायद आइंस्टाइन के बाद यही हुए और ये कहते हैं इन्हीं के शब्द, जस्ट एज द हेल्थ ऑफ द बॉडी डिमांड्स दैट वी ब्रीथ प्रॉपरली, सो वेदर वी लाइक इट और नॉट, द हेल्थ ऑफ द माइंड रिक्वायर्स दैट वी बी क्रिएटिव। जिस तरीके से कि शरीर के लिए सांस जरूरी है, कि सांस लगातार ठीक ढंग से हम लेते रहें, ये जरूरी है, नहीं तो मर जाएंगे। उसी प्रकार से दिमाग की हेल्थ के लिए क्रिएटिविटी ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी। अच्छा तो हमारी जो क्रिएटिविटी है एडल्ट्स की, वो ख़त्म हो जाती होगी क्या? तो ये सवाल आया नासा के एक फिज़िसिस्ट जॉर्ज लैंड। तो नासा उस समय ये चाँद पे जाने की जब तैयारी कर रहा था अमेरिका, तो उन्होंने बोला कि यार जो बेस्ट माइंड्स हैं, क्रिएटिव माइंड्स हैं, उनको ढूँढो। तो बहुत कम लोग मिले। तो ये जो जॉर्ज लैंड है, इसके दिमाग में एक बात आई, यार कुछ सर्वे करके देखते हैं कि क्या उम्र का इससे संबंध होगा? तो 1968 में एक सर्वे किया गया और उन्होंने पाया कि जो बच्चे 5 साल की उम्र तक के हैं, 5 साल से छोटे-छोटे, 98% बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, 98%। तो फिर उन्होंने एडल्ट्स के साथ किया, तो परसेंटेज बहुत कम हो गया। तो उन्होंने सोचा कि इन्हीं बच्चों के साथ थोड़ा बड़ा सर्वे किया जाए। तो 5 साल वाले बच्चों के साथ जो सर्वे हुआ था, कुछ हज़ार बच्चे थे। जब वो 10 साल के हो गए, तो पता चला कि प्रतिशत बहुत कम हो गया। जब 15 साल के हो गए, तो पता चला 25 ही प्रतिशत रह गए क्रिएटिव। और जब वो 20 साल के हो गए और 20 साल से बड़े, पता चला कि 2 ही प्रतिशत। फिर इस वैज्ञानिक ने एक बड़ा सैंपल लिया और बहुत जगह इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करवाया एडल्ट्स के साथ। सब जगह यही निकला, केवल 2% एडल्ट्स क्रिएटिव हैं। फिर उसने पता किया कि जैसे पिछले 300 सालों में जितनी इन्वेंशंस हुई और जितने लोग जीनियस हुए, वो उस समय की पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत रहे होंगे, तो 2 ही प्रतिशत निकला। यानी कि हमारी जो सभ्यता है, मनुष्य की जो सभ्यता है, केवल 2% लोगों के कंधों पे टिकी है। बाकी जो 98% लोग हैं, वो बस उनके कारण इन सिस्टम्स को अ, ये ज्ञान विज्ञान को यूटिलाइज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जो ढूँढने वाले हैं, वो 2 ही प्रतिशत हैं। किसी भी फ़ील्ड में सब मिला कर के 2 ही प्रतिशत हैं। तो ऐसा क्यों होता होगा? क्या उम्र के साथ हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती होगी? तो फिर और ज़्यादा रिसर्च जब हुई, तो पता चला कि क्रिएटिविटी के लिए ये कंडीशंस हैं ज़रूरी। टोटल एंगेजमेंट, मतलब पूरा मन उस काम में है, पूरा मन। फ्रीडम,
कोई बंधन नहीं है किसी प्रकार का, फ्रीडम है, अनलिमिटेड टाइम, टाइम की कोई सीमा नहीं है कि इतने ही टाइम के अंदर आपको ये काम करना है। नो रिवॉर्ड, इसके बदले में कुछ मिलेगा, ये नहीं है। नो पनिशमेंट, या नहीं कर पाओगे तो पनिशमेंट मिलेगा। नो कंपटीशन, किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं है। नो फियर ऑफ फेल्योर, फेल होने का कोई डर नहीं है। इसी को एक विद्वान ने थोड़ा और शब्दों में बोला, तो उन्होंने बोला कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, ये काम करना ही करना है। मतलब जब क्रिएटिविटी वाली कोई चीज़ में कोई लगा होता है, कमिटमेंट मतलब पूरा वही है उसका, पूरा दिलो-दिमाग उसी में। पैशन, पैशन इसकी हम बहुत बात करते हैं। पैशन का मतलब बस उसी से प्यार है उसको उस समय। लव ऑफ फॉर्म, लव ऑफ फॉर्म किस रूप में वो चीज़ बाहर आएगी, एक चीज़ ये भी है। तो इसमें पहले की लर्निंग भी काम आती है। मान लीजिए मैं कोई सॉन्ग लिख रहा हूँ, तो फॉर्म की थोड़ा ट्रेनिंग मतलब किस प्रकार की होगी, क्या उसका छंद होगा, सुर-ताल लय के साथ कैसे बैठेगा, इसकी कुछ ट्रेनिंग पहले से भी होनी ज़रूरी है। लेकिन पैशन, फ्रीडम फ्रॉम द नोन, ये ज़रा गहरी बात है। जो ज्ञात आपका ज्ञान है, जो-जो आप जानते हो, उससे अलग हो सको, उसका सारा मत लो। एक अर्जेंसी, अर्जेंसी अभी कोई चित्र बना रहा है पूरे मन से, आप बोलो यार अभी रहने दे, कल बनाना, अर्जेंसी, वो चाहे सोए नहीं, खाए नहीं, लेकिन उसको तो करना ही करना है, ऐसी अर्जेंसी। अच्छा, जे कृष्णमूर्ति जी क्या बोलते हैं? ये कहते हैं देयर इज अ कांस्टेंट रिन्यूअल ऑफ क्रिएटिव बीइंग ओनली व्हेन द मी एंड द माइन आर एब्सेंट। जब मैं और मेरा, जिसको हम अहंकार बोलते हैं, ये भावना खत्म हो गई, उन क्षणों में ये भावना खत्म हो गई, तब की जो क्रिएटिव बीइंग है, हमारा जो जो अंदर का जो हमारा जो मन है, वो लगातार लगातार नया सीखना चाहता है, वो बच्चे की तरह है, एकदम ऊर्जा से भरा हुआ, एकदम उसके लिए विचित्र है सब कुछ। वैसी स्टेट में, और उसी को डेविड बॉम बोल रहे हैं कि हेल्दी स्टेट, जो हेल्दी स्टेट हमारा है वो बच्चों जैसा होगा। तो पहले मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। ये जब प्रयोग शुरू नहीं हुआ था, हमारा ये स्कूल का, तो स्कूल तो पहले से भी था यहाँ, ट्रेडिशनल टाइप का स्कूल था, बढ़िया माना जाता था क्योंकि नंबर वगैरह अच्छे आते थे, पेरेंट्स भी खुश थे। उस ज़माने में मैं कुछ साल के लिए था यहाँ। शिक्षा का काम नहीं कर रहा था, मेरा कुछ और काम था। 2 ढाई साल रहा होऊँगा शायद। तो बच्चे मुझे जानते थे कहानी कहानी बोलने वाले अंकल के रूप में। जैसे कोई टीचर किसी दिन नहीं आया और क्लास खाली है, तो बच्चे भाग के मेरे पास आते थे। अंकल जी एक कहानी सुना दो। तो अगर उनके जो और सीनियर टीचर्स हैं, उन्होंने भी परमिशन दे दी कि अच्छा ठीक है जी, तो मैं उनको कहानी सुनाता था। इसलिए जैसे कोई क्लास खाली हो और मैं आस-पास हूँ, तो मुझे वो पकड़ के ले जाते थे। तो एक दिन ये कक्षा 3 वाले या 4 वाले थे, मुझे ले गए पकड़ के कि कोई कहानी सुनाओ। तो अचानक मुझे एक बात याद आई, 2-3 दिन पहले एक घटना हुई थी। मुझे एक नया-नया जॉब मिला था कि आप नए जो लोग हैं उनका इंटरव्यू लेंगे, और तो एक शिक्षा में ख़ासकर, तो एक कोई मैथ टीचर आ रहा था, गोल्ड मेडलिस्ट एमएससी। अब मैंने तो एडवांस्ड मैथ पढ़ी भी नहीं है, तो मैंने कहा यार उसका मैं क्या इंटरव्यू लूँगा, पर उन्होंने भेज दिया मेरे पास। तो बहुत बढ़िया कपड़े, टाई वग़ैरह भी पहनी हुई थी, और जो डायरेक्टर थे,
एनजीओ के, तो उनका भी एक नोट कि ये तो गोल्ड मेडलिस्ट है, इसको तो लेना ही लेना है, ऐसा उन्होंने पहली बार बोला। और मेरी उनसे शर्त ये होती थी कि भई मेरे डिसीज़न के सामने कोई नहीं आएगा। तो उस नोट से मैं थोड़ा-सा चिढ़ गया, मैंने कहा ये क्यों लिखा इन्होंने? लेना ही लेना है। ख़ैर वो आ गया, उसको मालूम था कि मुझे तो गणित आती नहीं होगी ज़्यादा, तो मेरी बातें ख़ास वो ध्यान से सुन भी नहीं रहा था। मैंने कहा यार यहाँ हम कोशिश ये कर रहे हैं, हालाँकि मैं नहीं था अभी स्कूल में इन्वॉल्व्ड, लेकिन मैं बातचीत बीच-बीच में करता रहता था, जैसे शिक्षा की कोई मीटिंग है, उसमें मैं बोलता रहता था कि भई प्रैक्टिकल थोड़ा व्यावहारिक ज़िंदगी से जोड़िए, जो भी आप सिखा रहे हैं। तो मैंने कहा यार गणित को हम व्यावहारिक ज़िंदगी से, प्रैक्टिकल लाइफ़ से जोड़ने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी की। तो मैंने सुना था कि तो ध्यान भी नहीं दे रहा था, मैंने कहा यार अब क्या करें? तो मैं अंदर गया, मैंने कुछ-कुछ चीज़ें जेब में रखी और बाहर आया, मैंने कहा मैं आता हूँ 1 मिनट में। एक बड़ी-सी चींटी को पकड़ के लाया और फर्श तो काफ़ी खाली फर्श था। तो छत पे बैठे थे हम खुले में, तो छत की जो फर्श काफ़ी खाली था, वहाँ मैंने उस चींटी को रख दिया। तो मैंने कहा भाई साहब अब आप तो एमएससी हैं, आपका मैं क्या इंटरव्यू लूँ, लेकिन ये सवाल है, ये चींटी है, इसकी चाल बतानी है आपको, ये इसकी स्पीड क्या होगी पर मिनट, 1 मिनट में ये कितना चलती है एवरेज इसकी स्पीड। तो उसको हँसी आ गई, उसने कहा ये सवाल है मेरे लिए? मैंने कहा हाँ, कितना टाइम लगेगा आपको? कि ये तो 2 मिनट का सवाल है। तो मैंने कहा आपके पास आधा घंटा है, आधे घंटे तक अगर आप इसका उत्तर निकाल पाए, तो आपको हम सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो हम आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये फैसला मैं करता हूँ, चाहे ये नोट भी लिखा हुआ है। अगर आधे घंटे तक आप ये नहीं कर पाए, तो यू आर नॉट सेलेक्टेड। उसको थोड़ा गुस्सा भी आ गया। तो और मैंने कहा आपको कोई सामान चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कोई औज़ार चाहिए, आपको बोलना पड़ेगा, वो मैं दूँगा आपको। अब वो देखने लगा उस चींटी को, तो चींटी तो सीधे चलती नहीं। चींटी ऐसे चलती रही, चलती रही, चलती रही और 2 मिनट तो हो भी चुके थे। अब चींटी फर्श के बाहर जाने लगी, मैं पकड़ के उसको फिर बीच में ले आऊँ। ऐसे करते-करते 5 मिनट हो गए। मैंने कहा भाई साहब 5 मिनट हो चुके हैं, आपने 2 ही मिनट बोला था, है आपके पास टाइम? अभी आधा घंटा है। तो उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा ये कोई सवाल है? इसको कौन पूछेगा? मैंने कहा कौन पूछेगा नहीं, ये ही असली सवाल है। इससे बच्चे की जो जिज्ञासा है वो जागेगी। वो खड़ा हो गया। उसने कहा आपका तो दिमाग शायद खराब है, मैं नहीं रहूँगा या मैं जा रहा हूँ। और वो बोल के गया कि यहाँ मैं नहीं रहूँगा। तो फिर जो डायरेक्टर थे वो आए, यार कि उसको तुमने नाराज़ कर दिया। मैंने कहा आप पहले ये बताओ ये चिट क्यों लिखी आपने? यार कि मेरे पास वो रिकमेंडेशन आई कि ये तो बहुत हाई-फाई है। तो मैंने कहा देखो उसको मैंने ये सवाल दिया चींटी वाला और उसने बोला 2 ही मिनट लगेंगे और कुछ भी नहीं वो बोल पाया। तो डायरेक्टर साहब बहुत हँसे, बहुत ज़ोर के हँसे, यार कि अब तेरे काम का टीचर शायद कि इनमें से नहीं मिलेगा। मैंने कहा ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इनका तो और ख़त्म हो गया होगा दिमाग क्या पता। तो ये हुआ था 2-3 दिन पहले। तो जब मैं इस क्लास में गया, शायद कक्षा 4 रही हो और उन्होंने बोला कि कहानी, मैंने कहा कहानी सुनाऊँगा, पहले आपको एक सवाल करना पड़ेगा, कि जल्दी बोलो। तो मैं लाया फिर चींटी पकड़ के, मैंने कहा यहाँ पे जगह बनाओ भाई ज़रा, ये बस्ता-वस्ता ज़रा दूर-दूर रखो। मैंने कहा ये जो चींटी है ना, ये 1 मिनट में कितना चली, वो आपको बताना है नाप के। तो अब ये है बिगिनर्स माइंड, क्रिएटिविटी के लिए बिगिनर्स माइंड चाहिए और ट्रायल एंड एरर, कुछ भी ट्राई करने में हम डरे नहीं, चाहे फेल हो जाएँ। तो उस क्लास में एक बच्ची को मंदबुद्धि मंदबुद्धि माना जाता था, उसको सारे बच्चे बुद्धू-बुद्धू बोलते रहते थे।
और वो मेरी दोस्त थी, उसको पता था ये तो टीचर है नहीं, ये कुछ पूछेगा नहीं, वो मेरे पास बैठी हुई थी। जैसे मैंने सवाल बच्चों को बोला, वो मेरे पास बैठ गई और मैं चींटी ले आया था। मैंने कहा इसकी चाल, सर जी 1 मिनट कितना होता है? तो वहाँ घड़ी लगी थी दीवार पे। एक ने कहा मेरे को पता है, ये जो सुई चल रही है जब 12 पे होती है ना, फिर जब 12 पे जाती है उसको बोलते हैं 1 मिनट। अच्छा कि 12 पे जाने दे। तो सुई 12 पे कि हाँ बस अब यहाँ से शुरू। अब वो चींटी को देखने लगे। फिर वो गई। तो 1 मिनट हुआ कि सर जी हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कि यहाँ पे थी और अब वो यहाँ पे है। मैंने कहा सीधी गई? कि नहीं सीधी तो नहीं गई। तो मैंने कहा फिर जहाँ-जहाँ गई वो नापना पड़ेगा ना कितना चली। क्यों कहाँ-कहाँ गई ये तो पता ही नहीं चलेगा। तो मैंने कहा यही तो सवाल है। अब उनके दिमाग में देखो क्या-क्या चीज़ें आने लगी। एक कहने लगा कि रेत लाएँगे, रेत बिछाएँगे और उस पे इसको चलाएँगे तो निशान पड़ेंगे। दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया, रेत पे निशान नहीं पड़ते चींटी के। ये चींटी की कोई बड़ा जानवर थोड़ी है, कुछ नहीं पड़ेंगे। दूसरे कहने लगा आटा लाएँ तो? कि आटे पे भी नहीं पड़ेंगे शायद। आटा बल्कि उसके शरीर पे आटा लगेगा, वो तो मर भी सकती है। एक ने बोला स्याही में डुबाएँगे, चींटी को छोड़ देंगे, वो चलेगी तो निशान पड़ेंगे। किसी ने कहा स्याही में डुबाएगा तो भी मर जाएगी। अब ये सोचने लगे, तो मैंने देखा ये जो बच्ची है जिसको मंदबुद्धि बोला जाता था, इसकी आँखों में अचानक चमक आई। अरे मेरी तरफ देखा, इसने बोला नहीं, 1-2 बार देखा। मैं समझ गया कुछ बोलना चाहती है। मैंने कहा कुछ बोलना चाहती है? कि हाँ। तो मैंने कहा बोल। धीमे से बोली कि सर जी अगर इसके पीछे-पीछे चॉक से निशान लगाएँ तो? बच्चों को मैंने कहा भी ठहरो। इसने बता दिया कि नहीं सर जी ये तो बुद्धू है। अरे मैंने कहा खबरदार, बुद्धू नहीं है, उसी के दिमाग में उतर आया। वो ये कह रही है कि चॉक से निशान लगाओ। हाँ, कि चॉक से निशान। फिर बच्चों ने फिर एक को बोला कि जब 12 पे जाएगी सुई तो मुझे बोलना, स्टार्ट बोलना। तो वो चींटी के पीछे ऐसे करके निशान तो लग गए। ये इतना चली गया। मैंने कहा कि तो मैं पीठ करके बैठ गया। मैंने कहा कितना? कि आप इधर देखो ना। मैंने कहा देखना नहीं है, बोलो। कि कैसे बोले? अरे मैंने कहा कितना सेंटीमीटर चली ये बताओ? तब वो स्केल लाए कि सेंटीमीटर कौन से होते हैं, तो मैंने बताया एक तो ये मैंने कहा बड़े-बड़े इंच हैं, ये छोटे वाले सेंटीमीटर हैं। और मैंने कहा एग्ज़ैक्ट नापना है, वो नापें कैसे? जैसे ऐसे-ऐसे रास्ता है, तो इतना नापें फिर कि मैंने कहा नहीं ऐसे में तो नहीं नपेगा ये। एक्यूरेट बिल्कुल जितना चले। अब वो सोचने लगे, फिर 1 डेढ़ मिनट हो गया, फिर इसी बच्ची ने बोला कि सर जी अगर धागा फिट करें तो इसके ऊपर। फिर मैंने उनको बोला, अब वो ज़रा सीरियसली लेने लग गए कि यार इसने पहला वाला उत्तर भी इसी का था। मैंने कहा भाई ये बोल रही है कि धागा फिट करो। फिर कहीं से धागा लाए बच्चे, फिर धागा फिट किया, उसको लंबा किया, उसको नापा। 15 मिनट में आंसर आ गया। 15 मिनट में इन बच्चों के दिमाग किस-किस तरीके से कहाँ-कहाँ गए, कैसा-कैसा, कैसी-कैसी बातें इनके दिमाग में आई होंगी, सारी केमिस्ट्री बदल गई। और उस ये जो जिसको मंदबुद्धि बोला जाता था, पहली बार बच्चे उसको रिस्पेक्ट भी करने लगे। ये भी पता चला कि उसके अंदर शायद कुछ ऐसी इंटेलिजेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा है और जिस तरीके की चीज़ों में नंबर आते हैं, ये अ, आ, इ, एबीसीडी उसमें शायद वो पीछे हो, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये अनुभव मेरे लिए बहुत विचित्र रहा कि यार ये बच्चे डर नहीं रहे। ये जितनी क्वालिटीज़ हैं कि भई फ्रीडम है और नो रिवॉर्ड, नो कॉम्पिटिशन, नो कंपैरिज़न, नो फियर ऑफ फेल्योर, ये सारी चीज़ें। और जो उनको ज्ञात था ज्ञान, वो तो काम ही नहीं आ रहा था। ये उन्होंने पहले कभी किया ही नहीं था। तो इसको एक और तरीके से अगर हम देखें, तो ऐसा है कि हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है, मान लीजिए कि ये हमारा
चेतन मन है। ये जो जागे हुए में सामान्य तौर पे हम जिससे काम लेते हैं, मैदान है, इतना बड़ा मैदान। इसके चारों तरफ जंगल है, बहुत भयंकर। और इस मैदान में मान लीजिए कि मैं रहता हूँ और बहुत एक्टिव रहता हूँ इस मैदान में, कुछ न कुछ करता रहता हूँ। और एक दिन क्या होता है कि मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ किसी कारण से, और मुझे थोड़ा-थोड़ा नींद जैसी आने लगती है, और तब मैं देखता हूँ कि उस जंगल से कुछ-कुछ प्राणी आने लग गए, और पहली बार मुझे पता चला कि इस जंगल में पता नहीं क्या-क्या है। ऐसे ही हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है, अगर वो चुप हो जाए, थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाए, रिसेप्टिव हो जाए, तो फिर हमारा जो जो लार्जर जो हमारा माइंड है, उसको सबकॉन्शियस कहो, अनकॉन्शियस कहो, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहो, डिवाइन कॉन्शियसनेस कहो, और उसके कुछ अलग-अलग डिमेंशंस भी हो सकते हैं, तो वहाँ से फिर इनसाइट्स आने शुरू होंगे। तो क्रिएटिविटी नहीं है तो डलनेस है जीवन में। और हम जो 90 इसको मैं और तरीके से इंटरप्रेट करता हूँ कि हमारे दिमाग का 98% डल हो गया, 2 ही परसेंट बचा है, और 2 से काम चलने वाला नहीं है। वो जो 98% है उसको हमें ज़िंदा करना होगा, जितना हो सके, और उसको हम पूरा भी ज़िंदा कर सकते हैं। तो उसकी क्या कंडीशंस होंगी, यही वाली, ये जो अभी-अभी हमने बोला कि फ्रीडम है, नो रिवॉर्ड, नो कॉम्पिटिशन, नो पनिशमेंट, पैशन, अपना पैशन ढूँढना पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो हम अभी बोल रहे थे कि जो हमारा चेतन मन है शांत हो जाए, तो कैसे होगा? मेडिटेशन उसमें मदद करेगी। मेडिटेशन मदद करेगी, और क्रिएटिविटी भी उसमें मदद करेगी। क्रिएटिव होने के लिए भी कोई क्रिएटिव एक्टिविटी से आप शुरू करो, उससे मदद मिलेगी। अच्छा, अब आप देखिए कि हम अपने बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं, 5 साल से भी पहले। 98% ज़िंदा है उसका दिमाग, क्रिएटिव है। क्रिएटिव मतलब खुशी, डल का मतलब उदास। तो जो एडल्ट्स हैं, वो सब उदास, 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 मज़ा नहीं आ रहा, उसका कारण ये। तो अब स्कूल का वातावरण देखो, स्कूल में ये सारी बीमारियाँ हैं, जो कि बाधाएँ हैं क्रिएटिविटी के सामने। फ्रीडम नहीं है, अनलिमिटेड टाइम नहीं है, रिवॉर्ड है, पनिशमेंट है, कॉम्पिटिशन है, कंपैरिज़न है, फ़ियर ऑफ फेल्योर है। तो दिमाग का एक बहुत छोटे हिस्से पे प्रेशर है सारा, और वही वाला जो एरिया है छोटा-सा, वो एक छोटे से दायरे में रेपिटिटिव काम करता रहता है। कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि इसके पीछे साजिश है। कुछ बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सेल्फिश, बहुत धूर्त लोगों ने ये सिस्टम बनाया। अरे बहुत पुराना सिस्टम नहीं है, 250-300 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है शिक्षा का सिस्टम। इसलिए बनाया कि 98% लोग डल हो जाएँ, 2 ही परसेंट रहें इंटेलिजेंट, और उन 2% से ये लोग काम लें। अरे मनुष्य जाति पे राज करते रहें। अभी कितना सही है, ये मुझे नहीं पता, आप रिसर्च कीजिए। लेकिन एक व्यू ये भी है कि सारे सिस्टम्स अगर इतने डिस्ट्रक्टिव हैं तो चल कैसे रहे हैं? एजुकेशन सिस्टम इतना डिस्ट्रक्टिव है, ये तो पहले तो आम आदमी को दिखता नहीं है। वो कहते हैं नहीं जी ये तो ठीक तो चल रहा है। हम लोग निकल रहे हैं, कुछ निकलते हैं, कुछ नहीं निकलते, कुछ-कुछ जॉब मिलती है। एक्सेप्ट कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि दिमाग डल हो गए। हमारे दिमाग अगर क्रिएटिव रह जाते तो हम प्रश्न चिन्ह उठाते। तो अगर ज़्यादा बच्चे क्रिएटिव रहने लग गए, 15 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, और उनमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वो चैलेंज करेंगे इन सिस्टम्स को, फिर दुनिया बदलेगी। लेकिन जब तक हम स्कूल में भेजते रहेंगे ऐसे ही स्कूलों में, तो क्या होगा? इसलिए मैं तो होम स्कूलिंग की बात करता हूँ। बच्चों को बचाओ किसी भी तरीके से, और अगर इन्हीं स्कूल में भी जा रहे हैं, मजबूरी है, घर में कुछ वातावरण ऐसा बनाओ कि क्रिएटिविटी अपनी पहले ज़िंदा करो,
माता-पिता, बड़े लोग अपनी क्रिएटिविटी को ज़िंदा करो, तो उससे प्रेरणा मिलेगी और फिर बच्चा भी इसमें अगर बच्चे के पास टाइम नहीं है, स्कूल का काम इतना ज़्यादा है, छुड़ा दो उससे स्कूल, मत भेजो। उसको कहीं फिट हो जाए वो डल होके, एक डल इंसान बने जो कि अब खुश नहीं रहेगा ज़िंदगी में कभी भी। उसकी आध्यात्मिक यात्रा भी पता नहीं शुरू होगी कि नहीं होगी, केवल उसको रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि मिल जाएगा। ये कोशिश, ये जो कोशिश है, ये इन गड़बड़ सिस्टम्स को चला रही है और हमारे बच्चे खत्म हो रहे हैं, डल हो रहे हैं उसमें। तो फिलहाल मेरे ख्याल से इतनी बात करेंगे क्रिएटिविटी पे, ये बहुत व्यापक विषय है और ये जो-जो बातें हमने की इनको अप्लाई करके देखेंगे हम अपने-अपने जीवन की स्थितियों में और फिर देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, कैसे क्रिएटिव बने दोबारा से। क्रिएटिव होंगे तो ध्यान में मदद मिलेगी, ध्यान होगा तो क्रिएटिविटी होगी। ये दोनों एक-दूसरे की मदद भी करते हैं।